दोस्तों सऊदी अरब का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में शेख, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, एक अमीरों वाली जिंदगी आती है। और आए भी क्यों ना, सऊदी अरब जीडीपी में तो हमसे आगे ही है, लेकिन साथ ही साथ उसकी पर कैपिटा इनकम भी हमसे 7 गुना ज्यादा है। जबकि वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी कम होने के बाद भी उनका इनकम सोर्स काफी ज्यादा है। सऊदी अरब के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो वहाँ पर बंजर जमीन के अलावा किसी भी चीज का नामो निशान नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी आज के वक्त पर ये कंट्री इस तरह से पूरी दुनिया के सामने आई है कि इसे काफी हद तक एक डेवलप्ड कंट्री कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा तो क्या ही हो गया कि फिर भी सऊदी अरब का अब डाउनफॉल हो रहा है। दोस्तों इस टॉपिक को आसान करने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला कि सऊदी अरब का राइज कैसे हुआ था और किस तरह से वो दुनिया के बड़े बड़े देशों की लिस्ट में आ पाया। दूसरा कि किन कारणों की वजह से सऊदी अरब अपने राइज को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और तीसरा कि ऐसे कौन से हाल ही में लिए गए फैसले हैं जिनकी वजह से सऊदी अरब की हालत और खराब होती जा रही है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सऊदी अरब का उदय कैसे हुआ था। सऊदी अरब नाम से ही एक अरबी देश है जो मिडिल ईस्ट साइड में आता है और इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत ही कम उपजाऊ जमीन और उसके साथ बहुत ही कम पानी के सोर्सेज देखने को मिलेंगे। ये सोचना भी मुश्किल है कि कैसे इस देश ने अपने राइज से पहले जीवन बिताया होगा, क्योंकि आज इतना ऊपर आने के बाद भी सऊदी अरब 80% इम्पोर्ट अपने खाने के इम्पोर्ट बाहर से ही करवाता है। तो उस समय यहाँ पर खाने की भी काफी कमी थी, लेकिन जिस तरह कोयले से ही हीरा निकलता है वैसे ही सऊदी अरब के लिए उसका हीरा बनकर आया तेल। और हम सब ने देखा कि किस तरह से सिर्फ तेल ने ही कई अरबी देशों को फकीर से राजा बना दिया है। जब 80s में सऊदी अरब धीरे धीरे अपने तेलों को, खदानों को ढूंढ रहा था, तब साथ ही साथ वो अपने डेवलपमेंट के रास्ते को भी खोजता जा रहा था। ये बात सच है कि सऊदी अरब के पास तेल की काफी ज्यादा खदानें हैं और यही कारण है कि सऊदी अरब की इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी उनके इकोनॉमी का 46% से ज्यादा बड़ा हिस्सा सिर्फ तेल के एक्सपोर्ट से ही आता है। और इन स्टैट्स को देखकर ये कहना सरल है कि सऊदी अरब अपने तेल पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। इसलिए आपने ये बात गौर की होगी कि जब तेलों के प्राइस बढ़ते हैं तो अचानक से सऊदी अरब की इकोनॉमी में एक उछाल देखने को मिलता है। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तब इनकी इकोनॉमी में काफी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। सऊदी अरब को वेस्टर्न मीडिया में पेट्रोल स्टेट भी कहा जाता है, यानी कि पेट्रोलियम को एक तरह से कंट्रोल सऊदी अरब ही करता है। साथ में सऊदी OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज नाम के एक कंट्री ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से तेल के प्राइस को कंट्रोल करती है और इसके सामने कोई भी कंट्री अपना दबदबा नहीं चला सकती। एक तरह से कहें तो ये ऑर्गेनाइजेशन सब अरबी देशों का एक ग्रुप है जो पूरी दुनिया में तेल के प्राइस को कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा क्या ही हो गया जिसकी वजह से बाकी अरबी देश डेवलप होते जा रहे हैं, लेकिन उनका दोस्त सऊदी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और यही हमारा दूसरा पॉइंट है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि सऊदी अपने तेल पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है और जब आप ऐसी एक चीज पर डिपेंडेंट होते हो तो आपका फेलियर होने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यही रिस्क सऊदी के लिए तब स्टार्ट हुआ जब कोरोना वायरस के समय पर तेल के प्राइस में बहुत बड़ा ड्रॉप आया। और इस तेल के प्राइस की गिरावट के लिए सिर्फ कोरोना वायरस ही जिम्मेदार नहीं था, साथ में कई अलग फैक्टर भी थे जिन्होंने सऊदी की हालत खराब की। जैसे कि ऐसे कई और देश थे जिन्होंने अपने तेल के प्राइस को गिराया। साथ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी भी उसी समय बढ़ी थी और इन चीजों को सऊदी अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा था। सऊदी को ये बात तो समझ में आ गई थी कि सिर्फ एक तेल पर ही टिके रहना उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आज न कल उनके रिसोर्सेज में तो कमी होगी ही, लेकिन साथ में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो एक ऐसा भी मौका आ सकता है जब वहाँ के शेख सब रोड पर आ जाएं। रिसेंटली सऊदी अरब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए देखा जा रहा है। वो नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सऊदी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है और इस वॉर के दौरान उसको तेल से काफी अच्छा प्रॉफिट लगातार आता जा रहा है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि जब कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद पेट्रोल के प्राइस में हमने अचानक से बड़ा जो हाइक देखा था और ये वॉर की कंडीशन, ये दोनों ही इस वक्त पर सऊदी के लिए अभी लाइफ सेवर बने हुए हैं। और यही कारण है कि कोरोना के दौरान अपनी खस्ता हालत में चल रही इकोनॉमी को सऊदी अरब काफी हद तक एक स्टेबल पॉइंट पर ले आया है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि हाथी को कोई जानवर नहीं मार सकता, लेकिन उसका विशालकाय शरीर ही उसके लिए कभी कभी मुसीबत बन जाता है। और यही सेम चीज सऊदी अरब के साथ भी हो रही है। सऊदी ने काफी समय पहले ही ये बात जान ली थी कि सिर्फ तेल पर टिके रहने से 2050 तक उनकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि अब दुनिया पेट्रोलियम से दूर जा रही है। इसीलिए सऊदी अलग अलग सेक्टर्स में भी कूदने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि दुबई ने अपने तेल के बिजनेस के होने के बाद भी अपनी कंट्री को इस तरह से बना दिया कि आज उनका सिर्फ 1% ही जीडीपी का हिस्सा तेल से आता है और बाकी 99% में से एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। और सऊदी ने भी यही कोशिश की और दुबई को कॉपी करना शुरू किया। रिसेंटली ही हमने ये सुना था कि सऊदी एक नया शहर बन रहा है जिसका नाम लाइन सिटी या नियोम सिटी होगा और ये एक तरह से फ्यूचरिस्टिक सिटी से काफी मेल खाता है। यहाँ पर 90 लाख से ज्यादा लोग रह पाएंगे और जितनी तरह की व्यवस्था एक इंसान को आराम की जिंदगी जीने के लिए चाहिए वो सब इस शहर में होगी। साथ में यहाँ वेदर कंट्रोल का सिस्टम भी होगा। लेकिन यही इनका सबसे बड़ा प्लान इनके लिए आज सरदर्द बन चुका है। देखिए सऊदी अरब ने इस शहर को बनाने के लिए इतने पैसे लगाने का वादा किया है कि जितना सुनकर आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुद बेहोश हो जाए, यानी कि $50,000। सही सुना आपने, रुपए नहीं डॉलर्स, जो कि ऐसे शहर को बनाने के लिए
लाजमी भी है, लेकिन रिसेंट में इनके एक्सपर्ट्स की तरफ से ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये शहर उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उतना सक्सेसफुल नहीं होगा और काफी चांसेस है कि फेल हो जाएगा, क्योंकि पहला तो यहाँ खाने और पीने की समस्या शहर बनने के बाद भी बनी रहेगी। सऊदी अरब चाहता है कि वो इस शहर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट बना दे जिससे लोग यहीं पर खाना उगा सके, लेकिन ये भले ही किसी और कंट्री के लिए छोटी सी बात हो, लेकिन आज भी सऊदी अरब के लिए एक सपने जैसा ही है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी वैसा नहीं है और इसीलिए काफी बड़ा हिस्सा अपने खाने को बाहर से इन्हें लाना पड़ता है। दूसरा, पानी का शॉर्टेज यहाँ पर हमेशा रहती है। भले ही सऊदी अरब इस बात को कितना भी छुपाता हो, लेकिन आए दिन मीडिया में ये बात आ ही जाती है, क्योंकि सऊदी अरब के पास कोई भी साफ पानी का स्रोत नहीं है और समुद्र से खारा पानी को पीने लायक बनाने में काफी ज्यादा पैसे जाते हैं। इसके साथ कुछ ऐसी भी गलतियां थी जो सऊदी अरब ने हाल ही में की थी टूरिज्म बढ़ाने के लिए, जो उतने अच्छे से चल नहीं रही। सऊदी अरब दुबई की कॉपी करने में लग गया और उसने 10,000 मीटर लंबा बिल्डिंग बनाने का फैसला भी ले लिया, जिस पर अभी काम भी चल रहा है। वैसे ही कई सारी और भी टूरिज्म से जुड़ी हुई चीजों में सऊदी अरब कूद तो गया, लेकिन जल्दी उसे ये बात भी समझ में आने लगी कि जितना फायदा सोचकर वो वहाँ आया था उतना उसे नहीं मिल पाएगा और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ऐसा भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।